जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है क्योंकि पीसीडीए ने लिखित में ओआरओपी पर हुई विसंगतियों और पेंशन संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब दिया है। नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि 7 सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और 2.81 का, इस पर जवाब दिया है। इक्वल एमएसपी पर जवाब दिया है। पीएमआर जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं उनके ओआरओपी पर भी जवाब दिया है। डिसेबिलिटी पेंशन पर जवाब दिया है। ओआरओपी एक्स ग्रुप जो उनकी 2 टेबल जारी की गई हैं उस पर भी जवाब दिया है। और जो फैमिली पेंशन है इसके रिगार्डिंग भी जो है इसमें जवाब दिया गया है। आप देख रहे हैं दोस्तों 13 जून 2023 को पीसीडी की तरफ से लिखा गया है। सेवा में श्री आलम सिंह भंडारी जी, अध्यक्ष गौरव सैनानी, संघर्ष समिति को इनके लेटर के जवाब में यह दिया गया है। इसका विषय आप देख रहे होंगे 1 रैंक 1 पेंशन 2 यानी कि ओआरओपी सेकंड रिवीजन में हुई विसंगतियों का ज्ञापन भारत सरकार को प्रस्तुत करने के संदर्भ में। तो इस पर पॉइंट वाइज जवाब दिया है और मैं आपको सारे पॉइंट दिखाने की और उस पर विश्लेषण करने की भी जो है कोशिश करूंगा। तो बिंदु नंबर 1 में कोई टिप्पणी नहीं, इसका सवाल भी हमें पता नहीं, लेकिन जो बिंदु नंबर 2 है उसमें दोस्तों यह बताया गया है कि 7वें पे कमीशन में जो पे मैट्रिक्स निर्धारण किया गया था जो कि रक्षा सैन्य कर्मियों के हिरार्ची के अनुरूप रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित था। यही कारण है कि पे मैट्रिक्स बनाते समय पे बैंड 1 में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.57, पे बैंड में 2.62 और पे बैंड 3 में 2.67 और अपेक्स लेवल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.81 का प्रयोग किया गया था। तो शॉर्ट में मैं आपको ये पूरा बता देता हूं दोस्तों कि जो यहां पर जवाब दिया गया है, यहां पर जवाब दिया गया है कि 7 सीपीसी में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, तो जो सर्विंग पर्सनल थे, चाहे वो अधिकारी थे चाहे वो जवान थे, तो उनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो अलग अलग था। और वो क्यों अलग अलग था? वो इसलिए अलग था, वो यहां पर जो है इनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के पर आधारित था। यानी कि जिसका रोल ज्यादा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, उसी के आधार पर जो है अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे कि 2.57 से लेकर 2.8 तक दिया गया। और जो रिटायर्ड थे, चाहे वो अधिकारी थे चाहे जवान थे, तो सबके सबका जो है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था पेंशन का वो 2.57 था। वो किसी का अलग अलग नहीं था कि अधिकारियों का अलग है जवानों का, वो सबका एक था। चलो इस चीज को लेकर अगर हम मान भी लेते हैं कि जवानों का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, जेसीओ का थोड़ा ज्यादा है, अधिकारियों का सबसे ज्यादा है, तो उनके हिसाब से जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया गया। लेकिन अगर ऐसा है तो बिंदु नंबर 3 देखिए दोस्तों, यह है एमएसपी से संबंधित, मिलिट्री सर्विस पे से संबंधित। आईसीओ यानी कि जो कमीशन्ड ऑफिसर तथा सैनिकों को समान दर से एमएसपी देना एक नीतिगत मामला है, अतः इस पर यह कार्यालय कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी कि जो इक्वल एमएसपी की मांग की जा रही है उस पर यह जवाब दिया गया है कि यह एक नीतिगत मामला है और हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जब जो है पे मैट्रिक्स में आप रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को देखते हैं कि यहां पर जो इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उनको ज्यादा मल्टीप्लाई फैक्टर दिया गया, तो एमएसपी भी तो जो है रिस्क ऑफ लाइफ के ऊपर दिया जाता है, हार्डशिप के ऊपर दिया जाता है। यहां पर जो है जवानों, जेसीओ और अधिकारी उसी हिसाब से जो है रिस्क यहां पर सबसे ज्यादा जवानों को रहता है, जेसीओ को रहता है, फिर अधिकारी को रहता है। तो यहां पर फिर क्यों भेदभाव किया गया? यहां पर क्यों जो है अलग अलग जो है मिलिट्री सर्विस पे दी गई? अगर जो है यहां पर कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एमएसपी को नहीं बढ़ाया गया है या यह जो है एमएसपी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित नहीं है, तो फिर यहां पर क्यों भेदभाव किया गया? यहां पर जो है सभी को समान एमएसपी दिया जाना चाहिए था और खासकर जवानों का तो हो सकता है वो ज्यादा दिया जाना चाहिए था। तो कम से कम अगर ज्यादा नहीं भी दे रहे हैं तो जवान केवल मांग कर रहे हैं, जेसीओ जवान, कि सभी का एमएसपी तो कम से कम जो है इक्वल होना ही चाहिए। यहां पर तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला दोस्तों बिंदु नंबर 4 आप देख रहे हैं, यहां पर डिसेबिलिटी एलिमेंट को लेकर, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर यहां पर जो है यह क्लियर किया गया है कि जवानों का जो डिसेबिलिटी पेंशन है इतना कम क्यों बढ़ा, अधिकारियों का इतना ज्यादा क्यों बढ़ा। तो यह एक सवाल था, उसके जवाब में यह रिप्लाई दिया गया है कि 6वें पे कमीशन तक तो जो है जो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था उस समय तक स्लैब सिस्टम था, लेकिन उसके बाद यह प्रतिशत आधारित हो गया, परसेंटेज आधारित हो गया कि जिनकी डिसेबिलिटी 100% है तो उनको लास्ट पे का जो है
30% जो है डिसेबिलिटी दिया जाता है। और यहाँ पर अधिकारियों और जवानों में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? क्यों? यहाँ पर बताया गया है कि जिनकी पे जितनी ज्यादा होगी तो उसी हिसाब से उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, जिनका पे होगा तो उनके हिसाब से ज्यादा होना भी चाहिए। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें, आप वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी ने यह आंकड़े तैयार किए थे। ये पूरे आंकड़े अगर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, तो चौथे पे कमीशन से लेकर के 7वें पे कमीशन तक का पूरा आंकड़ा वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट ने यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर क्या दिखाया है कि सिपाही चौथे पे कमीशन में जो है एक सिपाही का 450 रुपए विकलांगता पेंशन मिलती थी, जो एलिमेंट है। जेसीओ को 550 रुपए और सारे अधिकारियों को लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल साहब तक 750 रुपए मिलता था। तो जो गैप था, जो अंतर था एक सिपाही से लेकर जनरल साहब तक के बीच में, केवल जो है 300 रुपए का अंतर था और तकरीबन जो है 1.5 गुना के करीबन जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट में अंतर था। लेकिन अगर आप 2016 में आएंगे, मैं इस आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूं दोस्तों, अगर 2016 में आएंगे तो एक सिपाही जो है 10,277 रुपए ले रहा था। जेसीओ 18,000 के करीबन, लमसम ऊपर नीचे, क्योंकि अलग अलग रैंक, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर के हिसाब से, तो मैंने अप्रोक्स निकाला है, 18,000 के करीबन ले रहे थे। और जो अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल साहब तक, वो 25,000 रुपए के करीबन से लेकर के 75,000 रुपए तक जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट इनका 2016 में हो गया। तो अगर 6वें पे कमीशन से अभी तक की बात की जाए तो डिसेबिलिटी एलिमेंट में जो वृद्धि हुई है वो जवानों की, जो सिपाही का है वो तकरीबन 2.5 गुना बड़ा है और अधिकारियों का तकरीबन जो है 7 गुना बड़ा है। चलो, इनकी बेसिक पेंशन बढ़ी तो इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बड़ा है, लेकिन अगर यहां पर जो है परसेंटेज इंक्रीज सिंस 1 जनवरी 2006 से अगर इन्होंने यहां पर प्रतिशत दिखाया है तो एक जवान का जो है 193% की वृद्धि हुई है, जबकि जो है जेसीओ का तो 273% से 368% की वृद्धि हुई है, जबकि जो है अधिकारियों का 322% से लेकर 1176% की वृद्धि हुई है। तो फिर यहाँ चलो ठीक है, यहाँ बेसिक सैलरी पे बढ़ती है, पेंशन पे बढ़ती है, लेकिन इसका परसेंटेज में इतना ज्यादा जो है डिफरेंस क्यों? तो वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट की यह आंकड़ा, यह रिपोर्ट सही है तो फिर जो है सैलरी के हिसाब से तो ठीक है, आपका बढ़ना चाहिए, उसी के जो परसेंटेज उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन जो अनुपात है 193% और 1176%, यहां पर यह चीज जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। अगला आप देख रहे होंगे दोस्तों, बिंदु नंबर 5, यहां पर जो है जो सवाल था कि जो ओआरओपी का सेकंड रिवीजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ, तो उसका जवाब देते हुए यहां पर लिखा गया है कि जो 2018 को बेस ईयर माना गया है, 2018 में जो रिटायर आए हैं तो जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनका लाइव डेटा लिया गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम लिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है जो एवरेज पेंशन है वह जो है तय की गई है ओआरओपी के सेकेंड रिवीजन में। हालांकि जो इसका लाइव डेटा है अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो वह भी डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। और इसी में दोस्तों फैमिली पेंशन के बढ़ोतरी को लेकर भी सवाल किया गया था कि जो जवानों की फैमिली पेंशन है वो कम क्यों है, उसमें कम वृद्धि क्यों है, और जो अधिकारियों की फैमिली पेंशन है उसमें ज्यादा वृद्धि क्यों है। तो इसका जवाब भी जो है पीसीडीए की तरफ से यह दिया गया था कि जो फैमिली पेंशन है वो जो इनहेंस रेट पर मिलती है वह पेंशन का 100% होता है और जो नॉर्मल रेट पर मिलती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वो 60% है। और जिनकी पेंशन ज्यादा होगी, अधिकारियों की ज्यादा पेंशन होती है, इसलिए अधिकारियों की फैमिली की भी पेंशन, जो फैमिली पेंशन है वो ज्यादा बड़ी है, और जवानों की पेंशन कम होती है इसलिए जो है जवानों की फैमिली पेंशन जो है इतनी ज्यादा नहीं बड़ी है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बताना चाहूंगा मैं, ये आंकड़े आप देख रहे होंगे आजकल जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं इसके पीछे भी चल रहे हैं कि जो फैमिली पेंशन में है वो जो है जेसीओ और जवानों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। और दोस्तों अंतर पैसों से अंतर वाली बात नहीं होती है, बात यह होती है कि जो रेशो है, जो अनुपात है वह किस हिसाब से बढ़ा है। देखो जो अधिकारियों की फैमिलीज हैं, जो उनको फैमिली पेंशन मिलती है वो तो बढ़ेगी, वो बिल्कुल जायज है कि बढ़ेगी, लेकिन किस अनुपात में बढ़ी है यह यहां पर दिखाया गया है कि जो 2006 में जो लेफ्टिनेंट कर्नल को, टीएस लेफ्टिनेंट कर्नल की जो फैमिली पेंशन मिलती थी तो यहां पर दिखाया गया है कि 5,880 रुपए 2006 में मिलती थी, और जवान की फैमिली को जो है नायब टीएस यहां पर दिखाया गया है कि 3,500 रुपए जो है फैमिली पेंशन मिलती थी।
लेकिन जो है जो ओआरओपी का सेकंड रिवीजन हुआ है उसमें जो है अब तक जो है जो अधिकारियों की फैमिली पेंशन है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल जिनको यहां पर लिया गया है, उनकी 57,240 रुपए हो चुकी है, जबकि जवान की जो विधवा हैं उनकी फैमिली पेंशन केवल जो है 12,065 रुपए हुई है। तो अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों 2006 से लेकर अभी तक ओआरओपी सेकंड रिवीजन तक, तो अधिकारी जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं उनकी फैमिली पेंशन में 10 गुना की वृद्धि हुई है और हम बिल्कुल इसका सपोर्ट करते हैं, होनी चाहिए 10 गुना क्या 12 गुना भी होनी चाहिए। लेकिन जो जवान की फैमिली पेंशन है वो केवल जो है 3.5 गुना ही कैसे बढ़ी, इनका भी 10 गुना होना चाहिए था। और 10 गुना नहीं भी होता तो कम से कम जो है इनको जो सर्विस पेंशन है उसके बराबर तो इनको फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। तो बोलने का मतलब यह है कि ये जो वृद्धि का रेशो है वह पैरेलल होना चाहिए या तकरीबन जो है बराबर बराबर होना चाहिए। इसमें जो है इतने बड़ा जो है अंतर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे परसेंटेज में भी देख रहे हैं और मैंने गुना में भी दिखा दिया है, तो इस प्रकार का जो है बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। अब बिंदु नंबर 6 में जो है दोस्तों प्री मैच्योर रिटायरमेंट को क्लियर किया गया है कि जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट हैं ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं 1 जुलाई 2014 के बाद में, उनको जो है ओआरओपी का लाभ नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, यहां पर ये पूरा जवाब लिखा गया है कि जो अधिसूचना थी, जो नोटिफिकेशन था ओआरओपी 1 का 7 नवंबर 2015 को निकाला गया, तो उसमें ये चीज लिखी हुई थी। 4 जनवरी 23 और 20 जनवरी 2023 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पत्र में भी जो है इसको दोहराया गया कि जो ये आर्मी रूल है इसके अकॉर्डिंग जो भी जो है रिटायर आए हैं सेना से उनको जो है ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जब 1 जुलाई 2014 से पहले वाले ओन रिक्वेस्ट को यहां लाभ मिल रहा है तो उसके बाद वाले को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? उनको दिया जाना चाहिए क्योंकि वो भी अपनी सर्विस कंडीशन फुलफिल करते हैं, वो भी जो है अपनी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करके आए हैं। और इसके आगे और भी दोस्तों मैं अगर कारण बताऊं कि जब ओआरओपी पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीच दिया था, हालांकि उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो चुनावी रैली थी, तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि ओआरओपी का अगर कोई हकदार है तो वो जवान है जो कम सेवा करके आते हैं, कम उम्र में जो है नौकरी से चले जाते हैं। तो ऐसे सारे के सारे अगर असली हकदार हैं तो वो जवान ही हैं। तो प्रधानमंत्री जी अब तो सरकार में हैं, वो प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनकी बातों का वेटेज रखा जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। अगला दोस्तों जो आर्मी रूल 6 जून 2017 को जो है इस पर कोरिजेंडम आया था। ये जो आर्मी रूल आप दिखा रहे हैं कि जिसके अंतर्गत जो आए हैं उनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा, तो यह कोरिजेंडम आया था दोस्तों 6 जून 2017 को, यानी कि 6 जून 2017 को ये कोरिजेंडम आता है और लागू इसे 1 जुलाई 2014 से कर दिया जाता है। और दूसरी चीज जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन भी निकला था वो 7 नवंबर 2015 को निकला था, तो यहां फिर लागू 1 जुलाई 14 से क्यों हुआ? तो जब जो है प्री मैच्योर रिटायरी ने जो भी हैं उन्होंने अपनी सर्विस कंडीशन को फुलफिल किया है तो उन सभी को जो है ओआरओपी का लाभ दिया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जो है दोस्तों बिंदु नंबर 7 में एक्स ग्रुप की बात की गई है कि जो 7 सीपीसी के कार्यान्वयन के बाद जो एक्स ग्रुप को 2 वेतन समूह 3600 और 6200 में विभाजित कर दिया गया था। इसलिए जो है जो 2016 से पहले के रिटायरी हैं उनको टेबल नंबर 7 में रखा गया और 2016 के बाद के जो रिटायरी हैं 1 जनवरी 2016 के बाद उनको जो है टेबल नंबर 8 में रखा गया। दोस्तों बिल्कुल 2 टेबल होनी चाहिए, इससे हम एग्री करते हैं। लेकिन एक्स ग्रुप में जो सेम या फिर इक्वल डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे वो 2016 से पहले के हैं या 2016 के बाद है, उनकी जॉब प्रोफाइल जो है सेम थी, तो फिर उनको अलग अलग टेबल में क्यों रखा गया? तो जिनकी जॉब प्रोफाइल सेम थी, जिनके डिप्लोमा सेम थे या इक्विवेलेंट थे, तो उनको जो है सभी को टेबल नंबर 8 में रखा जाना चाहिए। यहां पर जो है जिस प्रकार से प्री मैच्योर रिटायरी को 2 भागों में बांटा गया है उसी प्रकार से जो है एक्स ग्रुप को भी 2 भागों में बांट दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं भेदभाव को दर्शाता है और सही जस्टिफिकेशन यहां पर लगता नहीं है। इसलिए जो है पीएमआर और एक्स ग्रुप के साथ में जो है समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रकार का जो है भेदभाव सही संदेश नहीं देता है और हम सरकार से आशा करते हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक संगठनों की तरफ से इतने सारे ज्ञापन भेजे गए हैं, सरकार को भेजे गए हैं, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को
भेजे गए हैं तो सरकार उनका संज्ञान ले, उनमें जो विसंगतियां हैं उनकी जांच करवाए और उन्हें सुधारने का जल्द से जल्द प्रयास करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आपकी भी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।